जब इन्होंने बोटी बोटी काटी, हमने कहा हमारा तो हो गया काम, हमारी तो वोट पड़ गई। जब वोट। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, शेषराज परमार जी हैं। इंजीनियर, रिटायर्ड इंजीनियर है और आजकल जो है चुनाव पर बड़ी पैनी नज़र है। अब राज्यवार सीटों का एनालिसिस किया है शेषराज परमार जी ने और पूरा चार्ट बनाया है राज्यवार। 2019 को भी बेस माना है। 2019 में किस राज्य में किस पार्टी को कितना मत प्रतिशत मिला, कितनी सीटें मिली 2019 में, और पूरे देश के अंदर कितना वोट डला था, कितना फीसदी किस पार्टी को मिला था, कितनी सीटें मिली थी, टोटल इसमें A to Z आपको मिल जाएगा। और अब 2019 का विश्लेषण शेषराज जी ने किया है राज्यवार 2024 के लिए। राज्यवार इसमें डेटा दिया है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, बिहार की 40 में से कितनी सीटें किसको मिलेंगी, महाराष्ट्र, टोटल सभी प्रदेशों का शेषराज जी ने ये एक चार्ट बनाया है और टोटल सीटें दिखाई हैं, किस पार्टी को कितनी मिलने जा रही है, किसकी सरकार बनेगी। अब शेषराज जी ने समय दिया होगा, कुछ सोर्सेज भी इनके पास होंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पहले भी राजनीति विश्लेषण करते रहे हैं शेषराज जी। अब इसी को लेकर हम बात करेंगे, क्या सोर्सेज थे, कहाँ से डाटा इकट्ठा किया और क्या इसकी विश्वसनीयता है। वैसे 4 जून को मतगणना होगी। अब से पहले तो सभी बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े एनालिसिस करता टीवी डिबेट में बैठते हैं। कोई 400 पार बीजेपी को कर देता है और कोई 400 पर जो है इंडिया गठबंधन को ले जाकर छोड़ देता है। 4 जून को साफ नतीजे 4 जून का आएंगे, लेकिन ये भी एक विश्वसनीयता का सवाल होता है। अब कितनी विश्वसनीयता है, आप इसको जानेंगे, सुनेंगे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। पहले शेषराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बड़ी मेहनत की इस बार तो आपने, पूरा चार्ट राज्यवार। देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। सामाजिक कार्यकर्ता 1990 से हूँ और टाइम लगाया है। 1990 से आज 2024 में बात कर रहे हैं, 34 साल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। एक आदमी के अंदर एक भावना होती है, इच्छा होती है, लगन होती है, तभी वो अपना समय लगाता है। हमने समय लगाया, तब 1990 से स्टार्ट किया, तब तो उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 40-42 साल उम्र थी। अब 75 तक पहुंच गए हैं। और तब आप सेवा में भी थे? सेवा में तो रहते हुए ही मैं सामाजिक कार्यकर्ता बना, क्योंकि एम्प्लॉइज के ऑर्गेनाइजेशन में ही काम किया। अब रिटायरमेंट के बाद समय काफी मिल रहा सेवा करने के लिए? नहीं, वो सेवा उस समय सामर्थ्य ज़्यादा थी, क्षमता ज़्यादा थी, मूवमेंट ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया है। पूरे देश भर में लगभग भ्रमण किया है। केवल नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले छूटे हुए हैं जिनमें गया नहीं हूँ, अदरवाइज तो पूरा का पूरा देश ही मतलब घूमा है और सामाजिक काम के लिए घूमा है, किसी वजह से पर्यटन के लिए नहीं घूमा। तो हर जगह का स्टडीज, डिस्कशंस, लोगों से चर्चा, देखना, खुद उसको एहसास करना, इच्छा थी कि भाई कुछ परिवर्तन आए। थक हार के अब थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था कि नहीं, कुछ हो नहीं पाएगा पिछले 5-7 साल से। इस बार उम्मीद और जगी है जो थोड़ा सा, कि जागरूकता समाज में आ रही है और वो समाज अपने लिए डिसीजन लेने लगा है। और मैं ये बिल्कुल गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जिस समाज में मैंने ज़्यादा काम किया, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में, वो आज देश का सबसे जागरूक समाज है। अपना भला बुरा सोचने की स्थिति में सबसे आगे है। आज मैं ये कह सकता हूँ, लोग बाग तो ज़्यादातर अपने डिस्कशन में ब्राह्मण वर्ग को कहते हैं कि साहब वो ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन मैं ये पाता हूँ कि आज अगर संख्या के बल के हिसाब से देखे जाएं तो आज सब जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है वो सबसे ज़्यादा जागरूक है आज की स्थिति में। जी, तो चलो हम चार्ट पे बात करते हैं। अभी आपने चार्ट बनाया, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार 80 सीटें थी। 80 सीटों में से आपने बाकायदा मत प्रतिशत भी बताया है 49.60। ये मत प्रतिशत बीजेपी को पिछली बार मिला था 2019 में और 64 सीटें मिली थी एनडीए को। और इस बार आपने
घटाकर ये आपने एनडीए की सीटें कर दी 42, और जो अलायंस है इंडिया अलायंस इसकी कर दी 35। 2-3 सीटें अदर्स को, किसी इंडिपेंडेंट को दी है। अब महाराष्ट्र 48 सीटें, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है, जो कि पिछली बार 41 सीटें एनडीए के पास थी, और इस बार आपने शेषराज परमार जी ने एनडीए को दी हैं 16 सीटें और इंडिया गठबंधन को दी हैं 27 सीटें। तो प्रदेशवार बात कर लें या जी प्रदेशवार ही कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने सीधा 64 से जो है एनडीए 42 पर कर दिया। हाँ, देखिए, और 42 भी इसलिए है क्योंकि ये चार्ट है, ये संख्या बल है, पिछली 2019 का। 2019 का ये हर प्रदेश की वोट का टोटल है ये। जी जी। टोटल कितनी वोट मिली थी उसको, जैसे उत्तर प्रदेश में ये 8 करोड़ 64 लाख वोट पड़ी थी, जिसमें से भाजपा को 4 करोड़ 28 लाख 57,221 वोट मिली। ये मतलब एक लास्ट काउंट तक है ये। जी जी, वही करीब 50% से थोड़ा कम मिला था बीजेपी को 49 उत्तर प्रदेश। इसलिए कि जो 2019 का जो चुनाव था वो एक मुद्दा था, भावनात्मक, राष्ट्रीयता, वो बालाकोट हो गया था, पुलवामा अटैक हो गया था, तो वो परिस्थितियां थोड़े डिफरेंट थी, और उससे इस बार थोड़ा सा फर्क आया। क्या फर्क आया? देखिए, 2 फर्क आए उसमें। एक तो वो मुद्दा, वो भावना वैसा नहीं था कि भाई वोट करने, मतलब देश के लिए वोट करना है, वो तो बात नहीं थी। दूसरी बड़ी बात यह थी कि ये पिछले 4-5 साल में, दूसरे टेन्योर में लोगों को जो उम्मीदें थी वो टूटी हैं, तो वो वोट करने नहीं निकला है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा, जो मैंने पहले भी कहा जैसे आपको, वो फर्क आया है अनुसूचित जाति जनजाति की वोटों में। पिछली बार उसको एहसास था कि भाई मायावती बहुत आगे चली जाएगी, तो माइनॉरिटी की वोट भी और शेड्यूल कास्ट वोट भी काफी बड़ी संख्या में, 2.25 करोड़ वोट जो है, मतलब 1 करोड़ 65 लाख बसपा को मिली थी। बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है 1 करोड़ 65 लाख जो है, और उसमें से 10 एमपी भी आए थे। तो इस बार वो फैक्टर नहीं दिखाई दिया। विधानसभा में भी आपने देखा कि वो 13% पे आ गया बसपा जो है, जो मतलब एक सीट की पार्टी रह गई कुल मिलाकर। नहीं, वो अलग बात है, वो मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। वो जो मास जो है वो खिसक गया, और इस 24 के जो चुनाव में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। मुझे स्वयं मैं ये नहीं मानना था, क्योंकि मैंने चार्ट ये बनाया था, ये मैंने चुनाव घोषणा के समय ही बना लिया था करीब करीब, और इसमें ये भी माना था कि ये कॉम्बिनेशन बनने की उम्मीदें हैं। हालांकि वो बाद में फिर बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ी, क्योंकि जेडीयू अलग हट गया, ममता जो है वो अलग हट गई, मायावती भी लास्ट मोमेंट तक ये लगता रहा कि शायद आ जाएंगे, नहीं आएगी। लेकिन हमें तो क्लियर था कि वो, क्योंकि वो स्वयं पर अपना निर्णय ले सकती, बाध्यता पर निर्णय लेना होता है, तो जैसा निर्देश होगा वैसे ही करेगी, वही किया भी है। तो ये चार्ट तो जैसे बना लिया था, लेकिन इस बार जो तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर हुआ है, भाई माइनॉरिटी की वोट है, ठीक है, वो सब भाजपा को भी पता है भाई वो दे नहीं रहे, बल्क में नहीं दे रहे, तो वो थोड़ा शिफ्ट तो बसपा की तरफ होती थी। एक बार तो ये आपने महसूस किया होगा कि वो बसपा की तरफ नहीं गया, माइनॉरिटी की वोट कहीं भी नहीं गया, वो चाहे भले ही कैंडिडेट माइनॉरिटी का हो, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत गया हो। सबसे बड़ी बात यह है, अनुसूचित जनजाति में आई है, जाति में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। अनुसूचित जाति की वोटों का ये मान के चल रहे थे कि वो भाजपा को ही देंगे, और सपा को तो दे ही नहीं सकते, ये मान के चल रही थे सब लोग। सब यही मान लेते कि भाई मुलायम सिंह का और मायावती का इतना कॉन्फ्लिक्ट है, तो अनुसूचित जाति का वोट जो है वो पिछली बार जा ही नहीं सकता। वो पिछली बार दिखा भी, जो सपा और बसपा का गठबंधन था, सपा को 5 सीटें मिली, जबकि सपा को पिछली बार भी 14 में 5 मिली थी, फिर 19 में भी 5 मिली बसपा के गठबंधन के बावजूद, और बसपा को 10 सीटें मिल गई। यानी कि कहीं ना कहीं 80 समाज ने हाथी के निशान पर तो वोट किया, साइकिल पर नहीं किया। वैसे सोचे आप उस तरह से ना करें। 1 करोड़ 55 लाख वोट जो है सपा को मिली, 1 करोड़ 65 लाख बसपा को मिली, 10 लाख के वोट से सीटें उनकी 5 आई, उनकी 10 आई। ये छोड़ो उस बात को, जो असली बात ये है कि जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उसको छोड़ो, वो जो है हुआ है अभी। ये लगा, ये जो मेजर जो चेंजेस है वो अनुसूचित जाति की वोट जो है वो
गठबंधन को गई है, इंडिया गठबंधन को, सपा को भी गई है और कांग्रेस को भी गई है तो बसपा पे नहीं रुका हो, ना। कुछ तो रुका ही होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब वो 13% थी विधानसभा में बसपा की वोट, वो घट करके 6-7 को आ जाएगी, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी की वोट भी और थी। ये जो बसपा का वोट छिटका है, आप ऐसा मानते हैं कि अधिकतर वोट इंडिया गठबंधन की तरफ गया? हाँ, इसलिए गया कि इन्होंने जो जो एक हमने एक प्रमोशन के लिए नारा दिया कि अब की बार 400 पार, वो नारा जो है वो इनको बूमरैंग कर गया, मतलब उल्टा पड़ गया इनको, जो है भाजपा को। इनकी मानसिकता भी है, ऐसे इन्होंने पहले भी किया है कि जैसे अभी सत्ता में थे वाजपेयी सरकार में, संविधान समीक्षा समिति बिठाई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी और वो आरक्षण के खिलाफ थी संस्तुतियां। तो अभी अनंतराम हेगड़े ने कहा कि साहब 400 पार आ जाएंगी तो हम संविधान में संशोधन करें, अभी भी कर देंगे कि साहब हम धार्मिक संशोधन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, संशोधन की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जाति का जो भी विकास हुआ है संविधान से और जो आरक्षण की व्यवस्था है उसे, उसी से वो एक जानवर सा आदमी की स्थिति में आए हैं, नहीं तो उनको मतलब जानवर की तरह ही व्यवहार किया जा रहा था उनके साथ में। अब वो मतलब जो एक बहुत बड़ा वर्ग, 15.8 या 16% ये शेड्यूल कास्ट है, 8% जो है शेड्यूल ट्राइब है, 24% वर्ग, और उसमें भी एजुकेशन है, सब कुछ, सारे जो अधिकारी बन गए, कर्मचारी बन गए, मेहनत कर रहे हैं, सारा का सारा कमा के खाते हैं, सारा का सारा सुबह निकलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं सोसाइटी में, तो वो कैसे इसको बर्दाश्त कर ले कि साहब संविधान के साथ ही छेड़छाड़ हो जाए। तो ये 400 पार का नारा है, अल्टीमेटली ये 400 हार, मैंने उस दिन भी कह दिया था शुरू में ये कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 400 हार में परिवर्तित हो जाए और 153 सीट पे सिमट जाए, ये हो सकता है। महाराष्ट्र पिछली बार जो एनडीए गठबंधन को 41 सीटें थी, इस बार एनडीए को 16 और महाविकास आघाड़ी जो इंडिया गठबंधन है उनको 27। तो महाराष्ट्र में आपने बड़ा नुकसान बीजेपी नहीं, इसलिए हुआ कि महाराष्ट्र में पिछली बार लड़े तो थे शिवसेना और भाजपा इकट्ठे, दोनों एक मानसिकता थी। अभी हो क्या गया है, इन्होंने मतलब अपनी वो बढ़ाने के लिए या चाणक्य नीति कहिए या जो भी कुछ भी कहिए, इन्होंने क्या किया कि जो भी कोई कह रहा था आ जाओ, पहले उसको डराया धमकाया और फिर उनको अपने साथ ले लिया। नतीजा क्या हुआ कि इनकी जो गाड़ी है, जैसे मंच होता है ना, उस पर जो है वो ज्यादा लोग चढ़ गए जितने की क्षमता नहीं थी, तो वो मंच टूटता है, आप देखते ही हैं, उतनी उसके लिए डिजाइन तो होता नहीं है। अब वो भी पवार जी भी आ गए, शिंदे भी आ गए, सब आ गए, सबको मुख्यमंत्री बना दिया, तो मतलब वो पहले ही जो है उसमें बंटवारा हो रखा था। तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि जो वोटर है, मान लो 50 साल से कोई भाजपा में काम कर रहा है, किसी उम्मीद से कर रहा है, वो नेता तो भाई कुछ बनने के लिए ही करते ना, भाई हम कभी मंत्री संतरी बनेंगे, कुछ आमदनी सामदनी होगी, कुछ अच्छा पद भी मिल जाएगा, बच्चों को सेट कर देंगे, व्यवसाय को सेट कर देंगे, आमदनी का ठीक ठाक हो जाएगा, ये हो रहा है। अभी उसमें क्या हुआ कि साहब वो सारे के सारे एक जगह आ गए, तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। नेता कोई कहने को कुछ कहता रहे, मतलब होता यही है कि साहब जो है वो गडकरी साहब अगर प्रधानमंत्री बनने की संभावना है तो उनको हराने के लिए मोदी जी और जो है वो जो क्या नाम वो लग जाएंगे, अमित शाह लग जाएंगे। ये होता है राजनीति में, ये सभी होता है, आम बात है। इसको मतलब खाली बढ़ाने के साथ पार्टी विद डिफरेंस और ये सब कुछ नहीं है। अब तो जो राजनीति विद डिफरेंस है, मतलब आमदनी का धंधा होना चाहिए किसी भी तरह से हो। तो इसलिए वो जो महाराष्ट्र में जो होच पोच हुई है, और सबसे ज्यादा राजनीतिक उठापटक अगर पिछले सालों में हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है, जनादेश का अपमान बार बार। वो फाइनेंशियल कैपिटल है कंट्री की, मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है, तो अर्थ ज्यादा बड़ी चीज होती है। और इसके अलावा साथ साथ लेकिन एक अच्छी बात हुई है, अम्बेडकर हैं, प्रकाश राव अम्बेडकर हैं, बाबा साहब के पोते हैं, वो पहले तो प्रयास करते रहे भाई हमें कहीं मतलब रेस्पेक्टेबल सेटलमेंट हो जाए, तो अगाड़ी ने तो नहीं किया उनके साथ, लेकिन कांग्रेस ने सेटलमेंट कर लिया है, कांग्रेस ने उनके साथ एडजस्ट कर लिया है, और उनको भी दिखाई दे रहा है प्रकाश राव को भी कि ये ठीक है। तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा, इससे कांग्रेस को फायदा होगा, और प्रकाश राव अम्बेडकर की भी 1-2 सांसद बन के आएंगे। अच्छा, वेस्ट बंगाल में आपको जो है आपने जो है बीजेपी को नुकसान नहीं दिखाया, यहाँ पर आप बीजेपी की आपने बढ़त दिखाई, यानी कि पिछली बार 18 सीटें थी, इस बार 21। वहाँ क्या फैक्टर काम किया? जो बंगाल है
बंगाल बहुत बुद्धिजीवी स्टेट उसे कह सकते हैं कि वो चटर पटर जो है आलोचना और उसकी वो करना और उसकी क्रिटिसाइज करना, उसका पोस्टमार्टम करना, एनालिसिस करना, वो एक स्टेट ऐसे ही है क्योंकि मतलब डेवलपमेंट भी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम बंगाल से ही हुआ। बंगाल जो है बहुत प्रोडक्टिव लैंड है, सारी की सारी है, काश्तकार है, सब कुछ है। अभी जो हुआ है वो ये है कि जो इस खास तौर से 2024 के चुनाव में जो वर्ण व्यवस्था है उसका प्रभाव भी देखने को मिला है, वर्ण व्यवस्था का। तो ये एक बंटवारा, सामाजिक बंटवारा, एक डिवीजन इस तरह का हो गया कि जो वर्ण का हित है वो भी लोगों के कंसिडरेशन में आ गया है। और डेफिनेटली जो वर्ण व्यवस्था में हमारे सबसे ऊपर है तो वो सारे के सारे एक तरफ से भाजपा की तरफ को भागे हैं कि भाई शायद हमारा वर्ण का हित जो है यहाँ सध जाएगा। अभी मतलब बंगाल में खास तौर से ये हुआ कि वो प्रशांत किशोर सलाहकार हैं ममता बनर्जी के, वो मानते हैं क्योंकि वो 2014 का उन्होंने चुनाव जो है मोदी को जिताने में उनकी टीम के साथ कैंपेनिंग की थी, उसको ममता ने ऐसा माना कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी सलाह देंगे। हालांकि गोवा में फेल हो गए, गोवा में ले गए थे वो उनको कि साहब जो है गोवा में इतनी सीट दिलवा देंगे, वो दिला लेंगे, वो अल्टीमेटली वो भाजपा को सफल कराने में कामयाब हुए। और जहां भी वो ले जाते हैं वो ज्यादातर जो है मतलब भाजपा को सफलता की तरफ ही ले जाते हैं, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, कुछ उनका एक स्पेसिफिक उस पर काम रहता है और वर्णवाद ज्यादा हावी है उनके ऊपर। तो जो चौथा वर्ण है या तीसरा वर्ण है उसको पसंद नहीं करते, उनके किसी नेता को पसंद नहीं करते, उसमें से कोई आ गया है उसको भी पसंद नहीं करते। बिहार में जो है पिछली बार 40 में से 39 एनडीए के पास थी, एक ओनली कांग्रेस के पास थी। इस बार आपने जो है बिहार में बड़ा नुकसान दिखाया। बिहार में एनडीए को केवल 16 सीटें दी। 16 सीटें। देखिए बिहार जो है ना बहुत बुद्धिजीवी वो है प्रदेश, और जितने राजनीतिक जो है बिहार ने दिए हैं भारत को उससे ज्यादा किसी ने नहीं दिए। और बिहार बहुत मतलब आगे है एक तरह से। तो बिहार में हुआ क्या है कि पिछली बार जेडीयू और भाजपा इकट्ठे थे और जेडीयू में भी पसमंदा समाज भी सम्मिलित था। इनकी बार भी इकट्ठे हैं जेडीयू इकट्ठे हैं, लेकिन वो पसमंदा समाज जो माइनॉरिटी वाला है जिसको पसमंदा बोलते हैं, तो वो अली अनवर अंसारी इनके साथ ही थे, सांसद थे वो। जी। और वो पसमंदा समाज की जो माइनॉरिटी की वोट थी वो भाजपा को गई थी, नीतीश कुमार को गई थी, जेडीयू को गई थी रादर से। और इस बार उसमें चेंज है। अली अनवर अंसारी बेचारे शांत, बार अल्टी पलटी ये भी एक कारण हो सकता है। अल्टी वो तो हुआ ही है, वो तो एक आपके जो करेक्टर है, चरित्र है, उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। और वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से और जगह हुआ है कि भाई कोई कमजोरी पकड़ी और उसको धमकाया डराया तो फिर वो लाचारी में पलटी मार दी। लेकिन ये जो नीतीश कुमार वाली पलटी है, प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने एक बहुत बड़ा जूम करके लेकर गए थे कि प्राण प्रतिष्ठा करने से राम की बहुत बड़ा वोटर बैंक जो है हमारी तरफ शिफ्ट होगा। तो उसका उल्टा हो गया और नीतीश कुमार उसमें चले गए कि साहब ये वोट बैंक चूंकि भाजपा की तरफ जा रहा है तो मुझे आरजेडी को छोड़ करके उधर जाना चाहिए। लेकिन वहां पर उसके उल्टे प्रभाव आए हैं, जो समाज है वो समझ गया इस बात को और माइनॉरिटी ने एक अपनी डायरेक्शन तय कर ली। तो बड़े बड़े प्रदेश की हमने बात कर ली, अब छोटे राज्यों की हम बात करेंगे। दिल्ली की 7 सीटें, हिमाचल की 4 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें। यहाँ पर भी आपने बड़ा नुकसान बीजेपी को दिखाया है। जैसे कि दिल्ली में से आपने 2 ही सीटें बीजेपी को शायद दी है, कितनी दी है? हाँ जो भी है 2 या 3 जो भी होंगी। चलिए एक पिछले ये जो मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, या सोशल मीडिया में जो चर्चाएं आई है, इसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव आ गया। दिल्ली में 4 सीटें कांग्रेस इंडिया को दी और 3 सीटें बीजेपी को। इसमें ये तो तय है कि एक ध्रुवीकरण जो अपर वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, उसका ध्रुवीकरण भाजपा की तरफ हो गया और जो अनुसूचित जाति है, माइनॉरिटी है, छोटा तबका है, गरीब तबका है, उसका जो है उसके खिलाफ हो गया। ये इसका प्रभाव आया दिल्ली में भी, चूंकि जो पोश इलाके हैं
नई दिल्ली है, जो पंजाबी बाग है, मतलब ये इन सीट मैं भाजपा को ही सफलता देख रहा हूँ, 2-3 सीटें निकल जाएंगी। बाकी जो आउटर हैं, जहाँ गरीब आदमी हैं, बिहारी हैं, आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रभाव है। वो आदमी नहीं, कन्हैया कुमार जो है वो पूर्वी दिल्ली से वो उसको लेवल में ला देगा तिवारी जी को, ऐसा नहीं है। हरियाणा में 8 सीटें घटा दी बीजेपी की आपने। हाँ देखिए, हरियाणा में ये तो पता ही है कि सरकार आज भी जो है वो अल्पमत की है। इसके अलावा कूद फान बहुत हुई है, इधर से उधर, उधर से उधर, और किसानों का आंदोलन खास तौर से, किसानों के ऊपर जितना भी जो कुछ हुआ उसमें हरियाणा बहुत आगे रहा है अत्याचार करने में, और किसानों का प्रदेश है। तो वो ये, और फिर वो मुद्दा नहीं है कि भाई साहब वो बालाकोट हो रखा है, और क्योंकि वहां से फौज में भी बहुत लोग होते हैं, भावनात्मक होता है। सबसे ज्यादा आपको ताज्जुब होगा 2014 से 2019 में हरियाणा में 20% का जंप था भाजपा की वोटों में, 20% वृद्धि सिर्फ एक ही मुद्दे से थी ना। तो वो इस बार तो गायब है। तो अभी जो कुछ हो रहा है वहां देख ही रहे हैं, वो 1-2 सीटें भी निकाल रहे हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों का नुकसान भी। उत्तराखंड तो सीधी सी बात है कि शेड्यूल कास्ट की वोट जो है, हरिद्वार में माइनॉरिटी तो थी ही खिलाफ, अब शेड्यूल कास्ट की वोट भी अगर वो कांग्रेस की तरफ कुछ चलेगी तो आप कैसे जीत लेंगे। ऊपर तो दोनों आमने सामने होते हैं, जितनी कांग्रेस होती है उतनी भाजपा होती है, ऊपर की जो 3 सीटें हैं। अब इसमें 3 भी हो सकती हैं भाजपा उसकी, इंडिया की जो है। जो हिमाचल में भी पिछली बार 4 की 4 थी, इस बार 2-2 कर दी। ये तय समझिए कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा भी जा सकती है कांग्रेस को। वहाँ टमटा है, दोनों के दोनों जो है वो दोनों मेरे कैडर किए हुए हैं। ठीक। अच्छा, जम्मू कश्मीर की 6 सीटें, जम्मू एंड कश्मीर, और पिछली बार बीजेपी अलायंस को, जो एनडीए को 3 सीटें थी, और इस बार 0 सीटें। अब जब चुनाव ही लड़ रहे तो आप बताओ मुझे, कोई मतलब एनडीए का कैंडिडेट ही नहीं है 6 की 6 सीट पे, तो मतलब कहीं से ऊपर से कोई वैसे ईवीएम अलग से बनेगी क्या? चुनाव न लड़ने का ये स्ट्रेटेजी क्या थी? क्योंकि धारा 370 हटाई और पूरे देश में भुनाया, फिर ऐसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, और वो भारी पड़ेगा। और इन्होंने और भी उसमें बंटवारा कर दिया, जो इनके ट्रेडिशनल वोट थे उनको भी इन्होंने इधर उधर करके जो है वो बहुत कुछ किया है। तो वो वहाँ पे जो लद्दाख वाली सीट थी, वो बेचारा सांसद ही आपके खिलाफ बैठ गया, उसकी सुनी भी नहीं आपने। तो ऐसे ही है, बहुत सारी चीजें हैं। चलो, आसाम में 1 सीट का नुकसान आपने दिखाया। पिछली बार भी आसाम में 14 में से 9 सीटें एनडीए के पास थी। वो जो सीए है या जो कुछ भी वो आंदोलन इन्होंने जो सारे चलाए हैं, वो बंगाल वहाँ बसे हैं लोग आसाम में, और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम ही होता है। तो आपके एक वो थे, क्या नाम उनका, बदरुद्दीन अजमल साहब जो है, वो बहुत सारा फायदा कराते थे भाजपा का। अच्छा। इस बार हो सकता है और एक और 2 ही कम हो जाए। अच्छा, तेलंगाना में आपने बीजेपी को फायदा दिखाया। तेलंगाना में 17 सीटें, और 17 में से पिछली बार 4 सीटें थी, और इस बार आप एनडीए को 7 सीटें दे रहे हैं। हाँ देखिए, वो पारिवारिक झगड़ा ज्यादा है। अच्छा। जो परिवार है उसमें ही आपस में बेटी एक तरफ लड़ रही है और बेटा एक तरफ लड़ रहा है, मुख्यमंत्री भी रहा है। तो अभी तो हालांकि सत्ता नहीं है, लेकिन वहां पे भी वो फ्लूइड सिचुएशन है। तो ओडिशा की अगर हम बात करें, ओडिशा में 21 सीटें, 21 में से पिछली बार 8 सीटें बीजेपी के पास थी, और इस बार भी 8 ही दी है, लगभग बराबर है। वो ये था कि जो एक्चुअली क्या होता था वहां पे, क्योंकि वहां पे लोग विधानसभा भी चुनाव साथ होती है जी। तो पटनायक जी जो है, 3री पीढ़ी चल रही है उनकी, पटनायक साहब की जो है वो सत्ता में तो वो आपस में ये कर लेते थे, वो प्रदेश मुझे दे दो और केंद्र तुम ले लो कांग्रेस भाजपा के साथ। इस बार वो बन नहीं पाई बात यह है। तो इस बार वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें और भी चेंजेस है, प्रो कांग्रेस हो सकता है। और भी तमिलनाडु 39 सीटें, और पिछली बार तमिलनाडु में बीजेपी के पास कोई सीट नहीं थी, और इस बार एनडीए को 5 सीटें, यानी कि जो उनके पार्टनर हैं शायद वो मजबूत होंगे वहां पर। तमिलनाडु जी 39 सीटें हैं, 39 में से पिछली बार। हाँ, एक मिनट है, तमिलनाडु ये रहा, तमिलनाडु यहाँ है ना जी। इस बार 5 दिखाई है ना। हाँ। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे एडीएमके और डीएमके दोनों बराबर की पार्टियां हैं, इनका वोट बैंक भी करीब करीब बराबर है। वो कांग्रेस के साथ गठबंधन डीएमके का है और भाजपा के साथ एडीएमके का है, लेकिन जयललिता सीन पे नहीं है।
तो अभी बहुत सारा जो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जितना जो जोर लगाया प्रचार पे वो दक्षिण भारत में ज्यादा लगाया है। मध्य प्रदेश 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास थी, इस बार 12 सीटें यानी कि 13 सीटों का यहाँ पर जो है बीजेपी को मिल सकती है। एसटी जो वोट वहाँ पर सीटें जो हैं बहुत सारी सीटें आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति इकट्ठी वोट करेंगे तो यही रिजल्ट निकल कर आएगा। कर्नाटका में 28 सीटें जो पिछली बार 25 प्लस 1 26 सीटें एनडीए के पास थी, और इस बार भारी नुकसान यानी कि 9 सीटें कर्नाटका में बीजेपी को मिलेंगी। गुजरात 26 की 26 थी, इस बार 3 या 4 सीटें कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को। राजस्थान 25 की 25 पिछली बार थी, इस बार 10 सीटें राजस्थान में एनडीए को। आंध्र प्रदेश 25 में से पिछली बार कुछ नहीं था और इस बार 9 सीटें एनडीए को मिलेंगी। उड़ीसा में भी यही हाल है कि पिछली बार 8 सीटें थी एनडीए के पास, इस बार भी। यानी कि कुल मिलाकर राज्यवार ये अभी सभी राज्यों की सीटें इस पूरे चार्ट में लिखी हुई हैं, और टोटल की अगर हम बात करें 543 सीटों में से 215 एनडीए और 250 इंडिया, और 62 सीटें जो हैं अदर्स को, और 16 सीटें इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। तो ये तो मेजोरिटी तो 272 का आंकड़ा नहीं तो एनडीए और नहीं इंडिया। हाँ, लेकिन इसमें एक समस्या है। एनडीए के लिए आसान, मतलब इंडिया गठबंधन के लिए आसान क्यों है? एक तो ये कि 18 सीटें ममता की हैं जी, ये जो 62 सीटें अदर्स हैं इसमें ममता भी, क्योंकि ममता अलायंस में नहीं है और पश्चिम बंगाल में ममता ही लड़ाई लड़ रही है। उनकी शर्तें अगर मान ली, वैसे तो पहली तो शर्त वही रखेगी प्रधानमंत्री मुझे बनाओ, जो मानने नहीं है तो फिर चुनाव अलग क्यों लड़ा? ममता ने तो अभी चुनाव बीच में बयान दिया कि मैं बाहर से समर्थन करूंगी, फिर के अंदर से भी कर लूंगी। वो फील्ड से जानकारी आती रहती है कि भाई जब फील्ड जो है इंडिया आगे लीड कर रही है तो वो पहले से ही बातचीत शुरू हो जाती है, उन वक्तव्य में आने लगता है। प्रधानमंत्री जी का भी एक बयान आपने सुना होगा, उन्होंने भी कहा कि हमारी कोई किसी से व्यक्तिगत दुश्मनागी नहीं है किसी पार्टी से। तो शायद प्रधानमंत्री जी को भी कुछ रिपोर्ट मिला होगा। दिक्कत ये है कि इनको तो 60 करीब चाहिए जी एनडीए को, और उनको 30-40 चाहिए। समस्या वहां आ जाती है। लेकिन जोड़ तोड़ में बीजेपी बड़ी माहिर है। हाँ, बिल्कुल माहिर है। पिछली बार पता नहीं कितने राज्यों की सरकारें पलटी माहिर है, और ममता भी जा सकती है बीजेपी के साथ, लेकिन वो मोदी जी के और उनके साहब के साथ नहीं जाएंगे। ये लाचारी है, क्योंकि परेशानी बहुत की है वहां पे। इतना सारा हुड़दंग जो हो रहा है पिछले 10 साल से, वो इतना आसानी से, मतलब ये नहीं होता कि वो, मतलब ये भी पता होता है राजनीतिक को कि कौन कर रहा है तेरे खिलाफ। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनी भी तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर 10 भी कम पड़ गए, अच्छा, तब भी नहीं होंगे। यानी कि जो अन्य जो जुड़ेंगे वो मोदी के चेहरे पर नहीं जुड़ेंगे। मोदी जी क्या, मोदी जी तो एक खाली आगे वो फ्रंट में है, वो असली तो शाह जी है, अमित शाह जी है। अमित शाह की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत, मतलब बिल्कुल दीवार पे धक्का मार कर करते तो दीवार पर अड़ा दिया ले जा करके तो उस तरह की है, वो लिमिट तक की है, तो वहां पे समझौता नहीं होगा। अच्छा, तो चांस फिर किसके लग रहे हैं आपको? चांस तो ये है साहब कि अभी तो आप देखो कल को बंद हो जाएंगे, और भविष्यवाणी करना आज के समाज में जहाँ सम्मान ही ना हो सांसदों का, तो क्या कह सकते हैं आप? रोज आप देखते हैं सम्मान सांसदों का नहीं है, या सम्मानित सांसद रहे ही नहीं सम्मान करा ही नहीं रहे। नहीं तो उनकी उनकी जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी है, वो उसमें कौन सम्मान करेगा? भाई सम्मान काहे का होता है? पहले तो ये देखना होगा ना। सम्मान तो आपके चरित्र का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, आप कितने समाज के लिए समर्पित है, इस चीज का होता है। समाज के लिए समर्पित है या नहीं है ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन 2 चीजें जो आ गई, बुद्धि और चरित्र। तो बुद्धि में भी वो खाली, मतलब ये गलतफहमी में है कि साहब जनता से आप बुद्धिमान हो, वो वोटों का गणित तो जानते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसकी जाट इसकी वो मिलेगी, रजपूतों की नहीं मिलेगी, गुजरों की मिलेगी, जाटों की नहीं मिलेगी, इसमें तो है उन्हें अकल। बाकी समाज के लिए मतलब नीति क्या होनी चाहिए, मतलब राजनीति के शब्द जो है, मतलब राज करना तो ठीक है, लेकिन राजा बन करके क्या करना है वो तो पता ही नहीं ना किसी को कुछ भी।
न शिक्षा की बात कर रहा, न स्वास्थ्य की बात कर रहा, कोई न रोजगार की बात कर रहा, न खेती की बात कर रहा, न इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप होना चाहिए। एक एक की जगह चार चार सड़क बना दो, अच्छा खासा पैसा मिलता है पार्टी को। प्रज्वल रवन्ना जैसे सांसद का चुनाव हाँ, लड़ रहे मतलब आप देखो ना, मतलब कितना स्तर, नैतिक स्तर कितना गिरा हुआ है। 3-3 हजार वीडियो, हैं। और एक की नहीं। और फिर आप देखो भाई कितने आरोप जो है, वो चाहे वो पहलवानों वाला मामला हो, लड़कियों वाला मामला हो, या फिर सेंगर वाला मामला हो, राम रहीम वाला मामला हो, कितने मतलब कितने आसाराम वाला मामला हो, वो सारे के सारे, मतलब जो पार्टी मतलब कोई भी हो, लेकिन चरित्र तो आपका गिर रहा ना, हम्म, सांसदी का चरित्र गिर रहा ना। हम्म। वो चरित्र गिर रहा तो फिर आपका सम्मान कौन करेगा? तो जिस तरह आपने आंकड़े दर्शाए हैं, यानी कि फुल मेजोरिटी किसी के पास नहीं, इंडिया नहीं एनडीए, तो क्या बीच में फिर तो ये मध्यावधि चुनाव की तरफ भी बढ़ देखिए, सकता है देश? अभी अभी जो मतलब बिकाऊ माल जो इसको कहते हैं ना, हाँ। बिकाऊ माल ये आदर्श में है। इसमें ममता जी हैं, पटनायक जी हैं, केजरीवाल जी हैं, उधर वो चंद्रशेखर राव हैं, उधर क्या नाम, केसीआर हैं। केसीआर हैं। ये तो सब बिकाऊ माल है ना। अब ये किधर भी खरीदार कौन होगा? खरीदार तो पैसे तो भाई भाजपा भाई हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के। आपको भी पता है कितने सारे धन तो उन्हीं के पास में है। और लेकिन वो देखिए, दो चीजें होती हैं, एक धन और एक डर। जो डरने वाले थे वो तो चले गए अब भाजपा में, और डराने को कोई नहीं है अब। बहादुर बचे बस। अब तो बहादुर बचे हैं। अब वो बिकाऊ तो हो सकते हैं, मतलब डर सा नहीं। और बिकाऊ भी देखिए, दो चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे के लिए ही है। सत्ता 140 करोड़ की आबादी का मंत्री बनना, सांसद बनना तो एक बात है, मंत्री बनना केंद्र का, ये कोई छोटी बात नहीं है। आदमी उस लालच में चला जाता है इधर से उधर, जा सकते हैं। अब जाने को तो क्या है, मान लो नीतीश कुमार जी की संभावना ये है कि वो उधर आ जाए गठबंधन की तरफ, या ममता भी गठबंधन की तरफ रहेगी ही रहेगी। ममता ने तो कह ही दिया। आपके केजरीवाल जी जा सकते हैं भाजपा की तरफ, आपको अजीब सा लगेगा। अच्छा जी। हाँ, इसमें राजनीति में कोई किसी का नहीं है। केजरीवाल ना जाए, सांसद चले जाए, उनकी बात तो वही हो गई। तो ये तो अभी फ्लूइड सिचुएशन है। 4 जून को आप और नाटक मंडली देखने को मिलेगी। 4 जून से 7 जून तक बहुत सारी परिस्थितियां हो गई हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बहुत सारे लिए गए हैं। उनको इस तरह से चर्चा करना उचित नहीं होगा कि इस स्थिति में क्या होगा। डरे हुए हैं कहीं श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए। तो खैर साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई मुझे यही कहना है कि आप जो भी दर्शक हैं, भाई मेरा किसी से कुछ नहीं है। मैं तो बाद में कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने वोट जो है वो कांग्रेस को दी, जबकि मैं कांग्रेस के कैंडिडेट को पसंद नहीं करता। सिंपल बात। आप पसंद नहीं करते, फिर वोट क्यों दी? नहीं करता, वो तो केंद्र के लिए दी मैंने तो। आप केंद्र में बदलाव चाह अब मैं तो देखो भाई, तबस्सुम के साथ मैं चुनाव लड़ा हूँ। 2019 सामने सामने थे, मैं भी कैंडिडेट था। आप कैंडिडेट थे? तबस्सुम भी कैंडिडेट थी जी। और उसकी मैंने संपत्ति का ब्यौरा भी ले आया था। लोग बाग बहुत गलतफहमी है मुस्तफा जी कि उनको बहुत प्रॉपर्टी है। जो मैंने सबमिट किया है, रिकॉर्ड निकलवा लो। अच्छा। जो मेरी अचल संपत्ति जो मैंने सबमिट की है और जो उन्होंने की है अपनी संपत्ति, चल अचल, दोनों में उनसे 1.5 गुना हूं मैं। अच्छा जी। हाँ, वो तो सारे सारे वहां पे कनाडा में वो जितने चुनाव में होते थे, वो सारे कहते थे साहब आप सबसे तो उम्र वाले हो, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, सबसे ज्यादा पैसे वाले हो, और आप परेशान भी हमें बहुत करते हो। तो ऐसा है कुछ नहीं। देखिए, आप आनंद लीजिए भाई, इसको इस चर्चा की तरह ही लीजिए। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। कल को तो वोट पड़ जाएंगे, यहाँ तो पड़ नहीं रही। वो जो जहाँ वोट पड़नी, वो इसे सुनने का भी नहीं कोई मेरी वीडियो को। लेकिन एक ये जो आपने कहा ना कि मेरी पसंद का प्रत्याशी ने लेकिन वोट दिया, ये नापसंद का कारण क्या है? भाई आदमी को देखो स्थिरता विचारधारा होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आपको जहाँ दिखाई दे कि मैं यहाँ जीत सकता हूँ, जाके खड़े हो जाओ। ये जो उल्टा पलटी हुई नीतीश वाला, मैं इनके सामने भी लड़ा हूँ। जब इमरान परिवार के, जब वो 2014 में मैं सहारनपुर पर था, जब इन्होंने बोटी बोटी काटी, हमने कहा हमारा तो हो गया काम, हमारी तो वोट पड़ गई। जब बोटी बोटी कटी, हमने कहा हमारी तो पड़ गई। भाई और क्या होना था? ध्रुवीकरण हो गया था, ध्रुवीकरण कर दिया। तो आपने उसी दिन इलेक्शन हो गया। देखिए, हमने कुछ नहीं हुआ। हम अपना जो है पर्चे छपवाते हैं, 1-1.5 लाख 2 लाख पर्चे छपवाए, जिसमें जो है शिक्षा का मुद्दा होता है, स्वास्थ्य का होता है, कृषि का होता है, अर्थतंत्र का होता है, बांट दिया लोगों को।
नहीं देते हो मत दो, अगले एक विकल्प के तौर पर आप आगे विकल्प दे दिया आपने जनता को। वो 24 में नहीं दोगे, मेरे जैसे को किसी को 29 में दोगे, सही बात। मेरे जैसे को जो शिक्षा की बात करता हो, स्वास्थ्य की बात, मैंने तो घोषणा कर दी, मैं तो कोई चुनाव न लड़ने की स्थिति में हूँ, ना मेरी उम्र है, 75 से पार हो गया। आपने रिटायरमेंट ले लिया राजनीति से? वो राजनीति से नहीं, राजनीति अलग चीज है, राजनीति का तो परिभाषा भी नहीं पता लोगों को। आप, मैं चैलेंज करता हूँ इस वीडियो को देखने वाला कोई भी राजनीतिक, अगर आपकी इस चैनल पर राजनीति की परिभाषा लिख दे, पूछ लो, आप चमचों को पूछ लो, जो समर्थकों को पूछ लो, राजनीति की परिभाषा दे दे आपके कमेंट करके। इस पे कमेंट आएंगे वो तो एक दे ना कोई, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कमेंट करके देख साहब, राजनीति की परिभाषा ये है। जानते ही नहीं है, नेता भी नहीं जानते, समर्थक भी नहीं जानते कि राजनीति की परिभाषा क्या है। चलो कोई ना कोई तो बताओ भाई। आ जाएगी, हमें तो हमको पता है, हम क्यों बताएं आज, पहले कमेंट आने दो फिर लिख देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये शेषराज परमार जी थे, पूरा चार्ट इन्होंने बनाया है। आनंद ले रहे हैं हम जीवन का, जी जीवन का आनंद ले रहे हैं, यही लो। हाँ नहीं ठीक है आपकी बात, आनंद लेना भी चाहिए, और उम्र भी अब आनंद की है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी नहीं घर बैठ जाओ, लगे रहेंगे, हम छेड़ते तो रहेंगे। मैं समझता हूँ, क्योंकि 1 साल से मैं भी आपके संपर्क में हूँ, आपसे ज्यादा वर्क, आपसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। मैं राजनीति का वो स्कूल खोलने वाला हूँ, राजनीतिक लेक्चर दो करी, मतलब यही क्लास लिया करूंगा, और कुछ जो सही होना चाहिए उसकी बात करूंगा। स्कूल खोलने वाला हूँ, 1 आध साल में ही मैं अपना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब जाओ तैयार होकर के यहाँ भाई लड़ो, जिसमें जहाँ तुम्हारा मौका लग, नहीं जहाँ तुम्हारा मौका लग। सेवा से वो तो नहीं होने की स्थिति, सेवा तो 10 साल बाद होगी। 10 साल बाद जो चुनाव होंगे वो समाज सेवा वालों के होंगे, जागरूक व्यक्ति के होंगे। सिर्फ वही जीत पाएंगे जिन्हें शिक्षा का पता होगा, स्वास्थ्य का पता होगा, कृषि का पता होगा, अर्थतंत्र का पता होगा, वही जीत पाएंगे। बाकी ये ड्रामेबाजी नहीं चलने की, हम राम को लाए तो हम ले आओ, नहीं चलने की है। ये तो इसी में निपटारा हो गया अभी। चलो खैर, ये पूरा आंकड़ा बताया, बड़ी मेहनत से शेषराज जी ने बनाया है, दिलचस्पी है इनकी, और ऐसा नहीं है कि ये घर बैठे ही लिख दिया, काफी सोर्सेज इनके पास है, सूचनाएं जिसे सूत्र बोलते हैं, और वो खुद भी भ्रमण करते हैं पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ अपने आवास पे बैठे और यहीं से आंकड़ा छाप दिया। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है पता लगे, ये सटीक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो 4 जून को वो बक्से खुलेंगे, मशीन ईवीएम खुलेगी, क्या उनमें से निकलेगा, राइट तो उसी दिन होगा। लेकिन सब अपने अपने आकलन देते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां देती हैं, और वो भी फेल हो जाती हैं। और शेषराज जी का ये है कि कितनी विश्वसनीयता बनेगी, कितना सच साबित होगा, ये 4 जून के बाद फिर शेषराज जी से मुलाकात कराएंगे आपकी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।